हेलो सर। स्टार्ट करना है। हाँ सर, 2 मिनट बात कर देना। ओके सर। सर स्टार्ट कर दो। ओके सर। ओके। तो गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। और आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट। हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है, जिसको हमने 2 लेक्चर में कवर किया था, पार्ट ए पार्ट बी में। और आज हम कर रहे हैं सेकंड को स्किप करके थर्ड यूनिट। ये भी 2 पार्ट में होगी आपकी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आज हम इसका थर्ड यूनिट का पार्ट ए कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका सिलेबस, ये आपकी 5 यूनिट जैसे आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट यूनिट की हमारी इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, जो हमने कवर कर ली है प्रीवियस लेक्चर्स में। सेकेंड यूनिट को हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। और थर्ड यूनिट है हमारी टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, द इम्पोर्टेंट यूनिट। और कुछ गिने चुने ही टॉपिक हैं जो इसमें बार बार रिपीट किए जा रहे हैं एग्जाम्स में, जो कि हम कवर करेंगे। और वही 14 मार्क्स अपने ईच यूनिट कैरी करिए, 14 मार्क्स। ठीक। चलिए, कुछ प्रीवियस ईयर्स दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो पेपर में आपको एज इट इज मिल जाएगा। चलिए, फ्लो डायग्राम देख लेते हैं एक बार, क्या क्या कवर करने जा रहे हैं हम इस यूनिट में। अ, सबसे पहले आपका आ रहा है टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंटिन्यूअस डाटा सिस्टम। टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंटिन्यूअस डाटा सिस्टम।
नेक्स्ट टेस्ट सिग्नल्स, नेक्स्ट यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स एंड टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस, next time response of a first order system, and last second order system। ये कुछ गिने चुने टॉपिक है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक, और आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ स्लाइड्स हमारी काफी हैं, 40 के आसपास है। बट आप ये मत समझिए कि इतना सारा सिलेबस अवाइड सिलेबस है, हमें इसके अंदर दो टॉपिक अपने कवर करने हैं। तो मैंने क्या करा है, टॉपिक के अंदर की हर डेफिनेशन को, हर पॉइंट को एक अलग पेज दिया है, जिससे उसे समझने में इजी हो। वही चीज बार 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 रिपीट होगी तो आपको उसे समझने में इजी हो जाएगा कि ये चीज तो हमने इसमें भी करी थी, इसमें भी करी थी। अब एक डायग्राम पे ना समझा के मैं हर टॉपिक के लिए एक अलग पेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है क्लास, तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, क्या मिलने वाला है हमें इस यूनिट में। ठीक, तो in time domain analysis the response of dynamic system to an input is expressed by a function of time। ठीक है, हम टाइम डोमेन एनालिसिस में जो हमारा रेस्पॉन्स होगा इसका डायनेमिक सिस्टम टू इनपुट, वो एक टाइम फंक्शन होगा। अनदर इज, इट इज पॉसिबल टू कंप्यूट द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इफ, it is possible to compute the time response of a system if the nature of input and the mathematical model of the system are known। हमें इनपुट का नेचर पता होना चाहिए और मैथमेटिकल मॉडल पता होना चाहिए, तो हम उसे रेस्पॉन्स को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, यूजुअली द इनपुट सिग्नल्स टू कंट्रोल सिस्टम आर नॉट नोन, जो कि नहीं पता होते फुल्ली अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, another is, it is therefore difficult to express the actual input signal mathematically by simple equation। तो इसी कारण से हम इसकी एक्चुअल इनपुट सिग्नल नहीं बता सकते। चलिए स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स की बात कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल आर अ सडन शो, अ सडन चेंज, अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्चुअल इनपुट सिग्नल, सडन शॉक, सडन चेंज, सडन वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कुछ भी हो सकता है। द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम इज देयरफॉर जज एंड compared under application of standard test signals, an impulse, a step, a constant velocity, a constant acceleration। ठीक, द अनदर स्टैंडर्ड सिग्नल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल, और एक और सिग्नल होता है जो कि बहुत 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 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैठता है, साइनसॉइडल सिग्नल्स। एक एक करके सारे सिग्नल की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल में इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स आप जानते होंगे, सेकेंड ईयर में भी हम पढ़ के आ चुके हैं सिग्नल सिस्टम में। इम्पल्स सिग्नल क्या कह रहा है, आप पहले ग्राफ देखिए। एक ग्राफ है, टी एक्सिस, टाइम एक्सिस, डेल्टा टी, यहाँ जीरो है। तो इम्पल्स क्या कहता है, एट जीरो पे कुछ इनपुट हमें मिलना है, एट जीरो पे हमें कुछ आउटपुट मिलना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ए शो कर रहा है आपको, जीरो पर ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए है। तो इस चीज को क्या लिख के दिखाऊंगा मैं इम्पल्स सिग्नल में, द इम्पल्स सिग्नल इमिटेट द सडन शो करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल। एक सडन शॉक को ये दिखा रहा है, जिसके अंदर हम इसे डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट करते हैं इसे, डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू ए, जो इसका हमारा मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ए एट टी इक्वल्स टू जीरो एंड अदरवाइज ये जीरो है। टी नॉट इक्वल टू पर कहीं भी एक ऐसी वैल्यू शो कर रहा है जीरो। इफ ए इक्वल्स टू वन, अगर ये मैं ए की वैल्यू वन पुट कर दूं, द इम्पल्स सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो इस इम्पल्स सिग्नल को मैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल बोल दूंगा। ठीक, तो इम्पल्स सिग्नल हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप सिग्नल पर। स्टेप सिग्नल क्या कह रहा है, फिर से डायग्राम पे आइए, टाइम एक्सिस और मैग्नीट्यूड एक्सिस। तो स्टेप सिग्नल कह रहा है, एक ए मैग्नीट्यूड की लाइन आपको ये मिल रही है। ठीक है, एक स्टेप आपको मिल गया यहाँ पे, कहाँ,
जीरो से ग्रेटर देन के लिए। तो इसमें अब मैं लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, द स्टेप सिग्नल इमिटेट द सडन चेंज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल। एक सडन चेंज हुआ है जो कि मतलब फिक्स हो चुका है, अभी यही चलता जाएगा। तो अगर इसे डिनोट करूंगा मैं, तो यूटी से डिनोट कर रहे हैं हम स्टेप सिग्नल को। तो यूटी इक्वल्स टू ए कब है, एट टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि टी जीरो से स्टार्ट हुआ और ग्रेटर देन तक यही चलता रहेगा, अदरवाइज जीरो। अदरवाइज मतलब टी लेस देन पर ये जीरो शो कर रहा है, टी लेस देन पर इधर की साइड कुछ वेव फॉर्म हमें नहीं मिली है। ठीक। इफ अगर मैं बात करूं, इफ ए इक्वल्स टू वन, द स्टेप सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर मैं ए की वैल्यू वन पुट कर रहा हूं तो मैं इस स्टेप सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल बोलूंगा। कुछ बेसिक्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन समझने में इजी हो जाएगा। अनदर वन इज रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल भी हम जानते हैं, डायग्राम में देख पा रहे होंगे, टाइम एक्सिस, मैग्नीट्यूड एक्सिस, और ये हमारा रैंप सिग्नल। ठीक। अब इस रैंप सिग्नल की कहानी क्या रहेगी आपकी, रैंप सिग्नल, द रैंप सिग्नल इमिटेट द कांस्टेंट वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल। अब इसे डिनोट कैसे कर रहे हैं, इसे डिनोट कर रहे हैं हम आर टी से, और आर टी इक्वल्स टू क्या लिखना है, ए टी। ए हमारा मैग्नीट्यूड, टी हमारा टाइम आ गया। कब, जब t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज जीरो जब t लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर सिमिलरली मैं यहाँ a की वैल्यू अगर वन पुट कर रहा हूँ, तो द रैम्प सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट रैम्प सिग्नल। अब इसको आपको देख पा रहे होंगे, दो कंडीशन है, रैम्प सिग्नल विद स्लोप a और यूनिट रैम्प सिग्नल। वहां पे स्लोप a क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आपको a दिख पा रहा होगा, a2 a3 है, इस तरीके से चलेगा। और ये यूनिट रैम्प किस लिए कह रहे हैं, कि मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे वन पुट कर दिया है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 इस तरीके से चलेंगे। ओके क्लास, तो ये हमारा रैम्प सिग्नल हो गया, और ये हमारा यूनिट रैम्प सिग्नल हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पे 1। आगे चलते हैं, एक और सिग्नल मिला मुझे, पैराबोलिक सिग्नल। अब ये पैराबोलिक सिग्नल का है, थोड़ा सा ग्राफ में चेंज, टाइम एक्सिस और मैग्नीट्यूड एक्सिस, और ग्राफ मेरा इस तरीके से कर्व हो गया पैराबोला की तरह। तो पैराबोलिक सिग्नल को मैं क्या कह रहा हूँ, द पैराबोलिक सिग्नल इमिटेट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए पैराबोलिक सिग्नल यूज कर रहा हूँ, ऑफ एन एक्चुअल इनपुट सिग्नल। डिनोट इसे पीटी से कर रहे हैं पैराबोलिक की वजह से, और पीटी इक्वल्स टू एटी स्क्वायर बाई टू at t greater than equal to zero, otherwise zero at t less than zero। फिर वही सेम कहानी यहाँ पे भी रहेगी, कि यदि मैं a की वैल्यू वन पुट कर रहा हूँ, तो द पैराबोलिक सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। इस तरह आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, एक पैराबोलिक सिग्नल विद स्लोप a है, अनदर वन इज यूनिट पैराबोलिक सिग्नल है। जहां पर मेरा a नोटेशन आ रहा है मैग्नीट्यूड में, उस a की वैल्यू अगर मैं वन पुट कर दूं, यहाँ पे सीधा डिजिट रह जाएगा 0.5 2 एंड 4.5, तो ये मेरा यूनिट पैराबोलिक सिग्नल बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुछ रिलेशन है इसके अंदर जो हमें देखने को मिल जाएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक इम्पल्स सिग्नल है, स्टेप सिग्नल है, रैंप सिग्नल है, और पैराबोलिक सिग्नल है। ठीक है। अभी फिलहाल क्या देखिए, अभी हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, और उससे हमें पता चला कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू ए एट टी इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो एट टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल क्या होता है भाई, यू टी इक्वल्स टू ए एट टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो अदरवाइज टी लेस देन जीरो। ठीक। रैंप सिग्नल पढ़ा हमने, आर टी इक्वल्स टू ए टी एट टी ग्रेटर देन जीरो अदरवाइज जीरो, या फिर टी लेस देन जीरो पर। और लास्ट हमने पढ़ा पैराबोलिक, पैराबोलिक सिग्नल, तो पी टी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाई टू एट टी ग्रेटर देन जीरो पर इक्वल टू जीरो पर एंड अदरवाइज जीरो, या फिर कह सकते हैं टी लेस देन जीरो पर जीरो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एरो के निशान बनाए हैं। यदि मैं इम्पल्स सिग्नल का, ये आपको इंटीग्रेशन का निशान दिख रहा है, यदि मैं ये वाला, यदि मैं इम्पल्स सिग्नल पर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना है, यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर मैं इंटीग्रेशन का इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, यूनिट स्टेप सिग्नल। यदि मैं यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना है, रैंप सिग्नल। यदि मैं रैंप सिग्नल का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना है,
पैराबोलिक सिग्नल है। तो ये इसका आप रिलेशन इजीली बता सकते हैं कि डेल्टा टी का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू यूनिट स्टेप सिग्नल, या फिर यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू रैम्प सिग्नल, या फिर रैम्प सिग्नल का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू पैराबोलिक सिग्नल। इसी तरीके से मैं उल्टा भी दिखा सकता हूँ। नीचे से देखिए इधर की साइड कि पैराबोलिक सिग्नल का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिलना है, रैम्प। रैम्प का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिलना है, यूनिट स्टेप। और यूनिट स्टेप का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे मिलना है इम्पल्स सिग्नल। ये मेरा इसका रिलेशन बताता है, जिसे आप इजीली 2 नंबर में लिख के आ सकते हैं। किसी भी रिलेशन को इजी फॉर्म है, एक 4 सिग्नल आपको लिखने हैं और इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। इस तरीके से हम इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल में यूज होने हैं, तो एक छोटे छोटे लाप्लास देख लेते हैं। किसी को याद भी होंगे और जिसे नहीं याद है वो देख लेता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ टैच सिग्नल। कुछ सिग्नल के हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखने हैं। जैसे मैं इम्पल्स सिग्नल की बात करूंगा तो इम्पल्स सिग्नल मुझे पता चल गया कि इम्पल्स सिग्नल को किस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू ए एट टी इक्वल्स टू जीरो और जीरो अदरवाइज। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ डेल्टा टी, इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास क्या होता है, डेल्टा एस, जिसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए। ओके, अनदर वन इज स्टेप। स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर देखें तो मुझे पता है स्टेप सिग्नल को कैसे लिखते हैं, यूटी इक्वल्स टू ए टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, अदरवाइज जीरो। तो लैप्लास ऑफ यूटी इक्वल्स टू यूएस लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अब ए बाई एस। तो स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, ए बाई एस। अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो 1/s हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टेप सिग्नल होता तो a/s, अगर ये यूनिट स्टेप होगा तो 1/s। रैंप की बात कर लेते हैं। रैंप सिग्नल में बात कर लेते हैं। रैंप सिग्नल को हम किस तरीके से लिख के दिखाते हैं, आर टी इक्वल्स टू ए टी एट टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अदरवाइज जीरो। तो लाप्लास ऑफ आर टी इक्वल्स टू आर एस, और ये मेरा कितना होगा, ए अपॉन एस स्क्वायर। अगर ये यूनिट रैंप सिग्नल होगा तो 1/s²। ओके, अनदर वन इज पैराबोलिक। पैराबोलिक को हम कैसे लिख रहे हैं, पी टी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाई टू एट टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, अदरवाइज जीरो। तो इस तरीके से इनके कुछ लाप्लास हमें याद रखने हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प देने वाले हैं। तो लाप्लास ऑफ पी टी इक्वल्स टू ए अपॉन एस क्यूब। ठीक, तो कुछ लाप्लास हैं जो हम याद रख पाएंगे, जो कि हमें आने वाले क्वेश्चनों में हेल्प देंगे। चलिए, टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अगर मैं इसका टाइम रेस्पॉन्स बात करूं कंट्रोल सिस्टम में, तो मेरे को देखने को मिल रहा है द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ डायनेमिक सिस्टम रेस्पॉन्स टू एन इनपुट एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक टाइम का फंक्शन की तरह से, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम की तरह हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 2 सिग्नल है जिनका सिस्टम में हमने अप्लाई करने के बाद कुछ आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, तो इनका रेस्पॉन्स हमें मिल पा रहा है। तो रेस्पॉन्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स। जो टाइम रेस्पॉन्स होगा उसके मैंने 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। पहले को मैंने बोला है ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स, अनदर वन को मैंने बोला है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब ये ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये देख लेते हैं एक बार और फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में देखिए एक आपको वेवफॉर्म दिख रही है इधर, ये वाली वेवफॉर्म दिख पा रही है। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब तक कि वेवफॉर्म एक रेगुलर शेप ना ले ले, एक फिक्स शेप में ना आ जाए, और उसका ऑक्सीलेशन कभी कम कभी ज्यादा ऊपर नीचे इस तरीके से चेंज होता जा रहा है, तो ये स्टेट उसकी ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स कहलाती है। और उसके बाद जब सिग्नल एक रेगुलर शेप ले लेता है, एक फिक्स शेप ले लेता है और आगे चलता जा जाता है, तो वो उसकी स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप, जब तक कि सिग्नल का रेस्पॉन्स या आउटपुट या वेव फॉर्म एक फिक्स ना होकर ऑक्सीलेट हो रही है, ऊपर नीचे डैम्प्ड हो रही है, तो वो ट्रांजिएंट रहेगी।
जब तक कि एक रेगुलर शेप में ना आ जाए, और जब से वो रेगुलर शेप स्टार्ट हो जाती है, एक फिक्स कर्व स्टार्ट हो जाता है, वेव फॉर्म स्टार्ट हो जाती है, तो वहां उसे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, एक वेव को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। चलिए बात करते हैं टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइम रेस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम में मैं बात करूं तो व्हेन द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज चेंज फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इट टेक्स सम टाइम टू सेटल डाउन। ठीक है, कभी भी कोई रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम चेंज कर रहा है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, किसी इक्विलिब्रियम से, तो वो कुछ ना कुछ समय लेगा सेटल डाउन होने के लिए, अपनी एक स्थिति में वापस जाने के लिए कुछ ना कुछ समय लेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये इसने अपनी स्थिति में मतलब इस कंडीशन में पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये कर्व बनाया है, इसे मैंने ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कह दिया है। अनदर वन इज द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आफ्टर द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टेडी। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बाद जो हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है वो सारा हम काउंट कर रहे हैं स्टेडी स्टेट में, या स्टेडी रेस्पॉन्स में। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम हम देख पा रहे होंगे कि एक वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुई लेकिन रूप में से चलना, और यहाँ से यहाँ तक आने सेटल होने के लिए उसने इतना अपना कर्व बदला है, तो ये रेस्पॉन्स जो है वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहला रहा है, और उसके बाद जो कर्व है वो एक फिक्स रूप ले लेता है, फिक्स फॉर्म ले लेता है, तो उसे हमने स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बोल दिया। आफ्टर द ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है उसे हम स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बोल रहे हैं। टाइम रेस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डिपेंड अपॉन द सिस्टम पोल्स ओनली एंड नॉट ऑन द टाइप ऑफ इनपुट। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में डिपेंड करता है केवल पोल्स पर, ना कि इनपुट पर। इट इज देयरफॉर सफिशिएंट टू एनालाइज द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स यूजिंग स्टेप इनपुट। तो सफिशिएंट है, अगर मुझे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को एनालाइज करना है तो मैं स्टेप इनपुट से इसे एनालाइज कर सकता हूँ। Another, the steady state response depend on system dynamic and the input quantity। और जो steady state response होगा वो system dynamics और input quantity दोनों पे ही depend रहेगा। और next is it is the examining using different test signal by final value theorem। और इसे examine करने के लिए analyze करने के लिए हम use कर सकते हैं final value theorem या test signal। चलिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। देख पा रहे होंगे आप, द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हैज ओनली वन पोल। उसे फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? केवल और केवल वन पोल जिसके पास है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोल रहे हैं। तो लिखने का तरीका आप देख लीजिए एक बार, कि अगर मेरा कोई रेस्पॉन्स है तो रेस्पॉन्स को कैसे लिखते हैं? ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में सी एस अपॉन आर एस। तो सी एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू के अपॉन टी एस प्लस वन। ये एस मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ के और टी क्या है मेरे? वेयर के इज द डीसी गेन एंड टी इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। के को मैं यहाँ डीसी गेन बोल रहा हूँ, टी है मेरा टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखी मिलेगी या फिर आपको लिखनी पड़ेगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो टाइम कांस्टेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्विकली अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रेस्पॉन्ड टू यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, इतनी जल्दी ये हम इससे कवर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिट एस, यूनिट स्टेप इनपुट। डीसी गेन ऑफ द सिस्टम इज रेशो। अभी डीसी गेन क्या आता है? डीसी गेन ऑफ द सिस्टम इज द रेशियो बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनपुट सिग्नल और स्टेडी स्टेट आउटपुट के रेशियो को मैंने यहाँ पे डीसी गेन बोल रखा है। एक एग्जांपल देखिए, मेरे को डीसी गेन और टाइम कांस्टेंट पूछा है दोनों 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो क्या दिया है? द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बिलो। देख पा रहे होंगे आप, द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बिलो। जी एस इक्वल्स टू 10/3s+1। मैंने फटाफट कंपेयर करा, मुझे तो फॉर्मूला पता था फर्स्ट ऑर्डर टाइम रेस्पॉन्स का। क्या फॉर्मूला था? के अपॉन टी एस प्लस वन। फटाफट मैंने कंपेयर करा, तो यहाँ से मुझे के मिला टाइम डीसी गेन। डीसी गेन कितना दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है।
और एस के मल्टीपल में क्या है टी, एस के मल्टीपल में क्या है 3, तो टाइम कॉन्स्टेंट में तो कितना हो गया 3। इस तरीके से बस कंपेयर करना है। अनदर एग्जांपल देखिए एक बार, एक और ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी एस इक्वल्स टू 3/s+5 है। अब मुझे कंपेयर करना है, पर कंपेयर करने के लिए मेरे पास क्वांटिटी क्या है, मेरे पास है k/t(s+1), यानी कि ts+1, प्लस में 1 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस में इसके साथ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। भाई इस 5 को सेल्व करो, इस 5 को कैसे सोल्व करो, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर लो, तो 3/5 ऊपर हो गया, और नीचे ये हो गया 1/s5, और यहाँ पे 5/5 1 हो जाएगा। अब मैं इसका कंपेयर करूंगा तो k की वैल्यू कितनी है, डी सी कितना दिख रहा है मेरा, ऊपर क्या है 3/5, और s के साथ क्या आ गया 1/5, जो कि मेरा टाइम कॉन्स्टेंट बोला जाएगा। तो इस तरह से आप 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये पक्का कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एक सिस्टम दिख रहा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर आपको कैसा पता चल रहा है ना, देख पा रहे हैं आप, सिंगल पोल है, नीचे एक ऐसा है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है। आप इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात करें तो इसका जो रेस्पॉन्स है आप इम्पल्स ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, इनपुट में आर एस इक्वल्स टू डेल्टा एस का मतलब 1 है ना, अभी निकाला था पीछे। यूनिट इम्पल्स की बात कर रहे हैं हम, यूनिट इम्पल्स वेव फॉर्म में देख पा रहे होंगे। तो सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू चाहिए हमें, सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू बना, तो सी एस इक्वल्स टू के अपॉन ts+1। इस तरीके से आप इम्पल्स रेस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर का निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, सी एस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कि k/ts+1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। रीअरेंज का मतलब एस की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, मतलब अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में से वापस मैं टाइम डोमेन में ले जाना चाहता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में ले जाने के लिए मुझे इसका लाप्लास इन्वर्स करना पड़ेगा। अब लाप्लास इन्वर्स करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने फिर से ऊपर नीचे टी सी डिवाइड करा है, टी सी डिवाइड करने के बाद मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रही है, ऊपर k/t हो गया और नीचे s+1/t हो गया। इतना करने के लिए मैं जानता हूँ कि अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना हो c/s+a का, तो वो आता है c e⁻⁻at, एक लाप्लास का फॉर्मूला है। इसी तरीके से मैं अगर इसमें लाप्लास इन्वर्स लेना चाहूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ct इक्वल्स टू k/t e⁻t/t। ठीक है ना, फॉर्मूला आपका साथ में लिखा है कि कांस्टेंट कोई c/s+a का मुझे लाप्लास इन्वर्स लेना है, तो वो होगा मेरा c e⁻⁻at। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/t, और c की वैल्यू यहाँ पे k/t, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए पहला हो गया। नेक्स्ट इज स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। स्टेप रेस्पॉन्स की बात करेंगे। अब स्टेप रेस्पॉन्स दूंगा मैं। स्टेप रेस्पॉन्स देने का मतलब मैंने आर एस की वैल्यू कितनी ले ली, यूएस। यूएस का मतलब कितना था 1/s, पीछे हम पढ़ गए हैं ना, यूएस 1/s था। चलिए अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी किससे, आर एस से। आर एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दी 1/s। अब 1/s रखी। अब यहाँ पे एक आपको चीज याद रखनी है, पार्शियल फ्रैक्शन। मैं जब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ूंगा कि एक एस वाली टर्म है, एक ts+1 वाली टर्म है, तो ये दो टर्म में टूट गया मेरा, सी एस इक्वल्स टू k/s माइनस kt/ts+1। ठीक है, ये बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास, वो बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की मैंने इन्हें सेपरेट कर लिया इस तरीके से। क्यों, क्योंकि मुझे लाप्लास भी तो करना है, इसका लाप्लास करना इजी हो जाएगा। अब लाप्लास पहले फंक्शन का 1/s का तो मुझे पता ही क्या होता है, लेकिन दूसरे फंक्शन को मैं इसी तरीके से तोड़ दूंगा जैसे कि मैंने पहले करा है इम्पल्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए, तो मुझे क्या मिला, सी एस इक्वल्स टू के मैंने कॉमन ले लिया, सी एस इक्वल्स टू ये मेरा हो गया के कॉमन ले लिया 1/s t/ts+1। ठीक है, अब मुझे पता है 1/s टेकिंग इनवर्स लाप्लास, अगर मैं इनवर्स लाप्लास ले लेता हूँ तो सी एस का मेरा बन गया सी टी, ये मेरा कॉमन था। ठीक है, 1/s किसका होता था भैया, यूटी का, स्टेप सिग्नल का। ठीक है, और t/t अभी पीछे निकाला था e⁻t/t। ओके, अगर यूटी की वैल्यू में पुट कर दूं यहाँ पे 1, मेरा सी टी का जाएगा k1 - e⁻t/t। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं टाइम कांस्टेंट कैप स्मॉल टी को भी अगर टी में दूं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, e⁻−1 बचेगी, और e⁻−1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरा सी टी का मान आ जाएगा 0.632 k। तो इस तरीके से मैं ये स्टेप रेस्पॉन्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर कर सकता हूँ।
चलिए एक रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्टेप एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो स्टेप और इम्पल्स रिस्पॉन्स में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो अभी मैंने स्टेप रिस्पॉन्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बताया था, सी टी इक्वल टू के वन माइनस ई की पावर टी अपॉन टी। यदि मैं के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो के ई की पावर टी अपॉन टी। मुझे पता है डिफरेंशिएट सी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं स्टेप का डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना है, इम्पल्स मिलना है। तो मैंने इसका डिफरेंशिएट मारा विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डिफरेंशिएट मारा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो के कांस्टेंट है, के का जीरो हो गया। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया, के टी ई की पावर माइनस टी अपॉन टी। ये डिफरेंशिएट करने के बाद आया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा होता है इम्पल्स, और जो कि इक्वल है। ये इसका प्रूफ भी कर रहा है कि ये इसके डिफरेंशिएट, अगर मैं स्टेप का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलना है, इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। इफ इनिशियल कंडीशन आर नॉट नोन देन पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन इज बेटर चॉइस। उसे छोड़िए, अब आप क्वेश्चन दिया है, सी एस इक्वल सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू सिक्स अपॉन टू एस प्लस, ठीक है। इसका स्टेप रेस्पॉन्स बताना है, ठीक है। अब स्टेप रेस्पॉन्स के लिए मैंने क्या लेना है, आर एस इज स्टेप रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टेप रेस्पॉन्स आर एस की वैल्यू कितनी रखनी है, वन बाई एस, अभी पीछे देखा। तो सी एस की वैल्यू कितनी हो गई, सिक्स अपॉन एस और टू एस प्लस वन। भाई फटाफट इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका देख लीजिए फटाफट से, कैसे करते हैं। सिंपल टाइप वाला है, तो ए अपॉन एस और बी अपॉन टू एस प्लस वन। सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू भी सिक्स आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का सिक्स आ रही है, ठीक है। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इसका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं। तो सी एस का मेरा बन जाएगा सी टी, वन अपॉन एस का वन, और वन अपॉन एस प्लस वन का ई की पावर माइनस ए टी। ए की वैल्यू मेरी बैठी है 0.5, तो माइनस ए टी माइनस 0.5 टी। इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए हमारा इम्पल्स हो गया, हमारा रैंप हो गया। अब आ जाता, इम्पल्स हो गया, यूनिट हो गया, स्टेप हो गया। अब आ जाता है रैंप। मैं रैंप की बात करूंगा, आप देख पा रहे होंगे सेम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अब की बार मुझे आर एस की वैल्यू रैंप सिग्नल देनी है। रैंप के लिए आर एस की वैल्यू वन अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सी एस इक्वल्स टू के अपॉन एस स्क्वायर टी एस प्लस वन, ठीक है। अब मैं इसे फटाफट यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करूंगा, और सोल्व करने के बाद इसका लाप्लास इनवर्स लूंगा। तो लाप्लास इनवर्स करने के बाद मेरा आंसर आएगा सी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी प्लस टी ई की पावर माइनस टी अपॉन टी, ठीक है। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल। एंड लास्ट, लास्ट बचा है हमारा पैराबोलिक रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फिर से आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देख पा रहे होंगे। पैराबोलिक के लिए आर एस की वैल्यू वन बाई एस क्यूब लेनी पड़ेगी, तो सी एस मेरा इतना हो जाएगा। फिर हमें इसका दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, और मेरा इजीली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रेस्पॉन्स है जो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने इम्पल्स, यूनिट, रैंप और पैराबोलिक चारों रेस्पॉन्स देखे हैं कि हम इस तरीके से इन्हें निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। फर्स्ट ऑर्डर में इतना ही था, और मैक्सिमम टू मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसमें ज़्यादा बनेगा नहीं। बट सेकेंड ऑर्डर हमारा सेवन मार्क्स का क्वेश्चन देखा जाएगा, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। सेवन मार्क्स के लिए हमें इतना इसमें सेकेंड ऑर्डर में ध्यान देना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द अफेक्शन एंड लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑन द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो पोल्स और जीरोस हमें पता चल गया, नीचे पोल्स होते हैं डिनोमिनेटर में और जीरोस ऊपर होती है न्यूमिनेटर में, जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर में देख चुके हैं। कंपेयर टू द simplicity of first order system, a second order system exhibit a wide range of response that must be analyzed and described। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था एक सिंपल था, लेकिन जो हमारा सेकंड ऑर्डर होगा, वो वाइड रेंज रेस्पॉन्स हमें दे पाएगा।
तो वेरिंग या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पैरामीटर टी एंड के, तो टी और के हमारे टाइम कांस्टेंट और डीसी गेन जो थे, सिंपली चेंज विद स्पीड एंड ऑफसेट ऑफ द रेस्पॉन्स, सिंपली चेंज कर सकते हैं स्पीड को। वेयर एज चेंज इन द पैरामीटर ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स। लेकिन अगर हम सेकंड ऑर्डर के पैरामीटर को चेंज करते हैं तो चेंज कर सकते हैं रेस्पॉन्स की फॉर्म को भी, ठीक है। A second order system can display characteristics much like first order, तो सेकंड ऑर्डर की characteristics भी फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही देखी जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपोनेंट वैल्यू, डिस्प्ले डैम्प्ड और प्योर ऑक्सीलेशन ऑफ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। चलिए फटाफट देखिए। अब सेकंड फर्स्ट ऑर्डर आपको पता चलता है क्या मानना है, ऐसी इस तरीके से आप मेमोराइज कर लेंगे कि सेकंड ऑर्डर को आपको क्या मानना है। जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे, एक पहले डायग्राम देखिए। आर एस आपका ये रहा, ब्लॉक में आपका सिस्टम दिख रहा होगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, ब्रैकेट में एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। आपको यहाँ पे दिख रहा है जीटा, इस तरीके से बनाना है ये 2 जीटा, ठीक है, 2 जीटा ओमेगा एन। अब इस ब्लॉक को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल के आएगा, सी एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे आप अभी तुरंत मेमोराइज कर लीजिए, बड़े काम का है, न्यूमेरिकल लगना है, ठीक है। एक डेरिवेशन का इस पर हम करना और एक न्यूमेरिकल करना है, तो मेमोराइज कर लीजिए, इतना टफ नहीं है। क्या है, ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर का सी एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ओमेगा एन क्या है। भाई ओमेगा एन हमारी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो भी अनडैम्प्ड, ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द सिस्टम विदाउट डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग रेशो, जीटा हमारा क्या बैठ रहा है यहाँ पे, डैम्पिंग रेशो ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम विच इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज द सिस्टम आउटपुट। तो ओमेगा एन और जीटा में पता लिया, ऐसे में पता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हुआ है हमारा टाइम डोमेन टू। तो इतना आपको याद रह गया होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या याद रखना है। एक एग्जांपल लीजिए इस पे। तो क्या लिखा है, डिटरमाइन द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्पिंग रेशियो और द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर सिस्टम। एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है जिसके लिए आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो निकालना है। यानी कि मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे ओमेगा एन एंड जीटा, ये मेरे को दो चीज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो क्या लिया है ट्रांसफर फंक्शन, सी एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू 4/s² प्लस 2s+4, ठीक है। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन वेरी सिंपल है, कंपेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन विद द जनरल सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। एक हमने पीछे याद कराया भी ट्रांसफर फंक्शन, सी एस अपॉन आर एस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी देख पा रहा हूँ मैं, 4, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू 4, तो ओमेगा एन की वैल्यू 2, ये तो हमारी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनदर वन इज एस के साथ यहाँ पे क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन 2, और यहाँ पे एस के साथ क्या है 2, तो 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हुई 1, जीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/ओमेगा एन, और ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है 2, तो जीटा की वैल्यू की 0.5। ओके क्लास, तो इस तरीके से मैं कंपेयर करके दो चीज पूछी थी उसने, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूँ। अगर इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के मैं पोल की बात करूँ तो पोल में किस तरीके से निकाल सकता हूँ, नीचे एस की जो वैल्यू होगी पोल होंगी, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में कहते थे श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि हमारा क्या था कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में रख के मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकता हूँ। फिलहाल यहाँ के लिए मेरे पे पोल है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालूं तो मेरी वैल्यू निकल कर आ रही है, दो रूट्स आने, एक प्लस का एक माइनस का, तो आप देख पा रहे होंगे ओमेगा एन जीटा प्लस ओमेगा एन अंडर रूट में जीटा स्क्वायर -1, या फिर
माइनस ओमेगा एन जीटा माइनस ओमेगा एन अंडर रूट में जीटा स्क्वायर माइनस वन। ये मेरे एक प्लस और एक माइनस के दो रूट निकल के आएंगे, जो कि मेरे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, टू पोल्स ऑफ द सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के दो पोल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो दो पोल मेरे आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, आराम से उस फॉर्मूले में रख के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जीटा, अगर जीटा की वैल्यू को मैं चेंज करूं, अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैन बी सेट इनटू वन ऑफ द फोर कैटेगरीज। जीटा की वैल्यू को चेंज करते करते इस सेकंड ऑर्डर को मैंने सिस्टम को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है, फोर कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहली कैटेगरी मैंने नाम दिया ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड का मतलब क्या है, व्हेन द सिस्टम हैज टू रियल डिस्टिंक्ट पोल। अगर इसके दो रियल डिस्टिंक्ट पोल होंगे, मतलब जीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी। अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड का मतलब क्या होगा, जो इसके पोल होंगे वो कौन सी साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड होंगे। ठीक है, अनदर वन इज अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड का मतलब क्या है, व्हेन द सिस्टम हैज टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। अब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल होंगे, मतलब जीटा की वैल्यू वन और जीरो के बीच में फिक्स हो रही होगी, तो इसे मैंने अंडर डैम्प्ड बोला है। अंडर डैम्प्ड का मतलब आपको पोल दिख पा रहे होंगे, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के पोल, इमेज रियल एक्सिस के एक ऊपर और एक नीचे। टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट पोल्स के लिए मैंने इसे अंडर डैम्प्ड बोला है। अनदर वन इज अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड मतलब नो ऑक्सीलेशन। व्हेन द सिस्टम हैज टू इमेजिनरी पोल्स, अगर इसके टू इमेजिनरी पोल्स हो गए, यानी कि जीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। अगर मेरा जीटा जीरो हो गया, जीरो होने का मतलब जो पोल से मेरे लाई कर रहे हैं कौन, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अनडैम्प्ड बोल रहा हूँ। एंड लास्ट, जिसे नाम दिया है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड इसे नाम दिया है व्हेन द सिस्टम हैज टू रियल बट इक्वल पोल, यानी कि जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो इसके रियल और इक्वल पोल हो जाएंगे, तो इसे क्या लेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो दोनों पोल सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, इस पॉइंट पे दोनों पोल। तो इस तरीके से हमने अपने सिस्टम को चार कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ चार कैटेगरी किस प्रकार से हैं। पहली को हमने नाम दिया है ओवरडैम्प्ड, जिसमें क्या होता है, जो पोल होंगे वो ग्राफ पर हमें लेफ्ट साइड में मिलेंगे दोनों। ठीक, नेक्स्ट वाले को हमने नाम दिया है अनडैम्प्ड, ओ सॉरी अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड वाले में क्या था, अंडर डैम्प्ड वाले में हमारे जो पोल होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल होंगे, जो इसमें जीटा की वैल्यू लाई कर रही है, जीटा की वैल्यू लाई कर रही है जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में जीटा की वैल्यू लाई करेगी, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल होंगे तो रियल एक्सिस के एक ऊपर और एक रियल एक्सिस के नीचे लेफ्ट साइड में आपको पोल मिलने वाले हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं, तो तीसरा था मेरा अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड के लिए कहानी क्या थी, जीटा की वैल्यू जीरो है, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन द सिस्टम हैज टू इमेजिनरी पोल्स। तो सिस्टम के पास टू इमेजिनरी पोल्स होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे दो पोल होंगे, एक रियल एक्सिस से ऊपर एक रियल एक्सिस से नीचे, जिसे मैंने अनडैम्प्ड नाम दिया है। और लास्ट वाले को मैं बोल रहा था क्रिटिकली डैम्प्ड। तो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए मैंने क्या लिखा, व्हेन द सिस्टम हैज टू रियल बट डिफरेंट इक्वल पोल्स, टू रियल बट इक्वल पोल। तो जीटा की वैल्यू अगर मैं वन रख दूं तो टू रियल एंड इक्वल पोल है, जिसे मैं क्रिटिकली डैम्प्ड बोल रहा हूँ, यानी कि दो पोल एक ही जगह लाई कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ए पर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। सेकंड ऑर्डर के बारे में पोल्स की बात करी हमने, ठीक है। अब जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको पेपर में मिलना है, हर बार आता है, थोड़ा थोड़ा नाम मतलब क्वेश्चन चेंज करता है पर पूछता एक ही चीज है कि स्टेप रेस्पॉन्स बता दीजिए भाई सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, और उसमें भी अंडर डैम कंडीशन, इस तरह की कोई कंडीशन आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन कौन सा मैक्सिमम पूछा जा रहा है, अंडर डैम कंडीशन के लिए स्टेप रेस्पॉन्स बता दीजिए, ठीक है, सेकंड ऑर्डर में। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इतना कोई टफ काम नहीं है, ठीक, कोई इतना खास लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब
ध्यान क्या देना, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई। आ, हमने अभी सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया था। क्या था? सी एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इसमें रेस्पॉन्स आर एस की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, स्टेप रेस्पॉन्स, तो स्टेप रेस्पॉन्स रखने के बाद मेरा क्या चेंज आना है? जैसे अभी फर्स्ट सेम में फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था ना, साथ में वन एस आना है, वन अपॉन एस आ गया। और ये मेरा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एज इट इज। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हें क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम आई कि अब इस फंक्शन को मुझे वापस अगर टाइम डोमेन में ले जाना है तो मुझे क्या करना था, इसका वो लाप्लास इनवर्स लेना था। और लाप्लास इनवर्स लेने से पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन है उस चीज को आप डायरेक्टली याद रखेंगे, है ना। वो पार्शियल फ्रैक्शन अगर इसका निकालेंगे, निकल तो इजीली जाएगा, पर उसमें आपका टाइम वेस्ट होना है। और मतलब अच्छा खासा लंबा पोर्शन हो जाएगा वो जो पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इजिली मैं याद रख लूंगा, जो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आएगा मेरा फंक्शन इस तरीके से आएगा, सी एस इक्वल्स टू वन अपॉन एस माइनस, ऊपर इधर बचना है एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, ये याद रख लीजिए। क्या बच रहा है इधर? माइनस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, और अपॉन में एज इट इज मेरा एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन। ठीक, इतना हम याद रख सकते हैं। ये मेरी याद रखने वाली चीज है कि ये मुझे याद रखना है कि भाई ये याद रखना है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन सेकंड ऑर्डर वाली का करने के बाद फर्स्ट याद। अब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, अब छोटे छोटे से चेंज देखिए फटाफट। छोटे छोटे से चेंज क्या है? नीचे मुझे इसे बनाना है, नीचे वाली ये इक्वेशन देख पा रहे हैं आप, ये एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसे मुझे बनाना है भाई परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसका लाप्लास इनवर्स लेना है। मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अपनी तरफ से जीटा ओमेगा एन स्क्वायर ऐड कर दिया, जीटा ओमेगा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। देख पा रहे हैं हम, जीटा ओमेगा एन स्क्वायर ऐड, जीटा ओमेगा एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखिए ऐसा क्यों करा, तो ये बना फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब जीटा ओमेगा एन स्क्वायर, और टू ए बी, देख पा रहे हैं टू ए बी। तो ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया इधर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन का, सॉरी एस प्लस जीटा ओमेगा एन का, टू गलत लिखा है, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर। दूसरी साइड मैंने देखा इधर से कॉमन आ रहा है भाई, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा एन कॉमन आ रहा है, तो इधर से मैं ओमेगा एन के ले लूंगा। तो मेरे देखने में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी एस इक्वल्स टू वन अपॉन एस, और ऊपर मेरा एज इट इज है माइनस का एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, और नीचे मेरा ये सेम एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और ये मेरा कॉमन आ गया था ओमेगा एन स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस जीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैंने, ये वाली जो चीज है ना मेरी ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर, इसे मैंने एक नया नाम दिया ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी को मैंने यहाँ पे ओमेगा, ये ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर को ओमेगा डी नाम दे दिया, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिएंट ऑक्सीलेशन, क्या डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मैंने इसे इस तरीके से चेंज कर लिया। अब इस तरीके से चेंज करने के बाद मैंने एक चीज और करी, मुझे इसका लाप्लास इनवर्स लेना है। तो लाप्लास इनवर्स की फॉर्म बनाने के लिए मैंने देखा, मुझे ये एस प्लस जीटा ओमेगन था, ऊपर क्या है टू जीटा ओमेगन है, मैंने एक जीटा ओमेगन को अलग कर लिया ये, तो एस प्लस जीटा ओमेगन ये रहा, एक जीटा ओमेगन मैंने इधर कर लिया। अब मैं इसका इजीली लाप्लास इनवर्स लाप्लास ले सकता हूँ। अब देखिए फटाफट इनवर्स लाप्लास लेते हैं, ये हमारे एक क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली थी, सी एस इक्वल्स टू वन अपॉन एस, दो पार्ट में तोड़ देते इसे, एस प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, माइनस जीटा ओमेगा एन सेम एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। एक चीज और कर लो भाई इसमें, वो क्या कर रहे हो वो देखिए, मैंने क्या करा, ये जो मेरा जीटा ओमेगा एन था ना ऊपर इस वाली चीज में, ए इधर ये जीटा ओमेगा एन था ना, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने एक चीज बना ली यहाँ पे कि ओमेगा डी इसका कैसे बना सकते हैं भाई, इसका ओमेगा डी में बना सकता हूँ अगर इसके साथ वन माइनस जीटा स्क्वायर आ जाए, पीछे पता चला था ना ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, वन माइनस जीटा स्क्वायर और वन माइनस जीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया अंडर रूट में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो मैंने रख लिया बाहर की साइड यहाँ पे इस जगह,
इसका तो मुझे कोई करना नहीं। और ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को मैंने क्या कह दिया, ओमेगा डी। अब मैं इसका लाप्लास इनवर्स ले रहा हूँ भाई, लाप्लास इनवर्स लेते हैं, मेरा ये सी एस बनेगा सी टी, वन अपॉन एस का वन अपॉन एस का वन हो गया। ये क्या होता है, एस अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए टी कोस ए टी। कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाली चीज ऐसी छोटी हुई है मेरी, ठीक है। ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस ए टी साइन ए टी, ये मेरे लाप्लास इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले जो मैंने लगाए हैं, और मेरा काम खत्म। ठीक, अब इसमें हल्का सा मैं चेंज क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा है, यहां तक हम पहुंच गए थे, सी टी इक्वल्स टू वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कोस ओमेगा डी टी, जीटा ओपन वन माइनस जीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस जीटा एन टी साइन ओमेगा डी टी। भाई कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस जीटा एन टी यहाँ, ई की पावर माइनस जीटा एन टी यहाँ, कॉमन ले लिया, ये रहा। अंदर क्या बचा यहाँ से, कोस डी टी ओमेगा डी टी, और जीटा अपॉन वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी। अगर मैं इसे फॉर्मूला बना दूं, मैंने इसे फॉर्मूला बंद कर दिया, क्या, कॉमन यहाँ से एलसीएम ले लो, वन माइनस जीटा स्क्वायर, वन माइनस जीटा स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और जो दूसरा नंबर है उसे मैंने फाइव मान लिया, दूसरे नंबर को फाइव मान लिया। तो वो फाइव की वैल्यू क्या है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अब इस पूरे को एक फॉर्मूला बना रहे हैं साइन ए प्लस बी की मदद से। तो साइन ए प्लस बी में ए तो हमारा है ओमेगा डी टी और बी मेरा हो जाएगा यहाँ पर फाइव, जिस फाइव की वैल्यू मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ये आपका डेरिवेशन है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में आपको मिलना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, जितनी आपसे की जा सके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी कि ये आपका छूटे ना, ये आपका आना है। अब इसके ऊपर आपको दो फॉर्मूले देखने को मिले थे जिनके आपके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि एक 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुत इजी है, बेस्ड फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप इजीली इसे कर भी सकते हैं। तो देखिए दिखा देते हैं एक बार। तो क्वेश्चन क्या है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक इस सिस्टम इज जी एस इक्वल टू 25 अपॉन एस एस प्लस फाइव। ठीक है, अब आपको कैसा पता चला है, सेकेंड ऑर्डर है, भैया सेकेंड ऑर्डर ही है, नीचे दो पोल दिख रहे हैं आपको एस और एस प्लस फाइव, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर होगा। तो दो चीज फाइंड करवा रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्या कह रहे थे भाई, ओमेगा एन, और दूसरी क्या है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जिसे कह रहे थे हम ओमेगा डी। दो चीज आपको निकाल के दिखानी है, ठीक है। चलिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं भाई, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, जी एस, जिसने पिछले लेक्चर देखा होगा उसे याद भी होगा, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, जी एस एच एस, ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। तो जीएस दे रखा है और यूनिटी फीडबैक है, यानी कि एचएस की वैल्यू कितनी लेनी है, वन। यूनिटी फीडबैक में एचएस की वैल्यू कितनी लेनी है, वन। फॉर्मूले में डाल दो, जीएस की वैल्यू ये रही, वन प्लस जी एस एच एस, एच एस की वैल्यू तो वन ली है। इसे सॉल्व करके भाई हमारी इक्वेशन निकल के आई 25 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25। ठीक है, हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। अब ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद भाई जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन उससे कंपेयर कर दो। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती थी, अभी लिखी थी हमने, क्या थी, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन है, इसे फटाफट लिख के ये आपने लिख दी इधर, और इसे कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि ओमेगा एन की वैल्यू कितनी मिली, 25, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, ओमेगा एन की वैल्यू 25 है, तो ओमेगा एन की कितनी हो गई, 5। नेक्स्ट मैंने देखा टू जीटा ओमेगा एन, टू जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है, 5, टू जीटा ओमेगा एन की कितनी है, 5। ओमेगा एन की 5 वैल्यू रखी, इसे कैंसिल करा तो जीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 या फिर 0.5, 1/2 या फिर 0.5। मुझे ओमेगा एन मिल गया, जीटा मिल गया। दूसरी चीज मेरे से पूछिए डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया था, ओमेगा डी निकालना है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी निकालना ओमेगा डी, ओमेगा डी का तो आप एक्चुअल में कुछ फॉर्मूला है, ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या है,
ओमेगा n अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दोनों की वैल्यू मैं पुट करूंगा। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है ओमेगा डी इक्वल्स टू 5√3/2, या फिर मैं लिख सकता हूँ 4.33 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से मेरे क्वेश्चन था, और मुझे को कितने मार्क्स देके जा रहा है? ये मेरे को देके जा रहा है पूरे 7 मार्क्स। 7 मार्क्स में एक सिंपल सा क्वेश्चन, कोई इतना टफ काम नहीं है। अगर डेरिवेशन में मिल रहा है और ये क्वेश्चन मिल रहा है जो कि आप पता है कि 2 फॉर्मूले से हो जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर में बस इतना ही। आई थिंक आपको समझ आया होगा। और फिर मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, यूनिट बहुत छोटी है, कुछ गिने चुने ही टॉपिक है जो मैं करने हैं आज। इसके अंदर हमने जो स्टार्टिंग पोर्शन था वो हमें बस सीखने के लिए था कि हाँ कुछ चीज़ ऐसी होती हैं। बाद में जो हमने 2 टॉपिक करे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए, ये हमारे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। इनके ऊपर ही बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल थे जो आपको करने हैं। तो फिलहाल 2 टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपको तैयार करनी है। बाकी मिलेंगे हम इसके पार्ट बी में। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू।